नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के आईपीएस प्रोबेशनर अधिकारियों के साथ बातचीत की। श्री मोदी ने उनसे अगले 25 वर्षों में देश में सुराज साकार करने में मुख्य भूमिका निभाने को कहा। केंद्र सरकार ने कोविड मरीजों की संख्या और संक्रमण की दर में तेजी वाले 10 राज्यों में स्थिति की समीक्षा की। सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक कोविड आपात राहत पैकेज के तहत 1800 करोड़ रुपए से अधिक की राशि प्रदान की। केंद्र ने राज्यों से बेघर और बेसहारा लोगों को राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान में प्राथमिकता देने को कहा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भारतीय भाषाओं को पुनर्जीवित करने के लिए नवाचार और सामूहिक प्रयास करने का आह्वान किया। झारखंड उच्च न्यायालय ने धनबाद के न्यायाधीश उत्तम आनंद की हत्या के मामले में विशेष जांच दल को मंगलवार तक रिपोर्ट सौंपने को कहा। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित इलाकों में सीमा सड़क संगठन राहत और बचाव कार्य में जुटा। टोक्यो ओलंपिक में कमलप्रीत कौर महिला डिस्कस थ्रो के फाइनल में, भारतीय महिला हॉकी टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची। बैडमिंटन में पीवी सिंधु सेमीफाइनल में हारी, कल कांस्य पदक के लिए खेलेंगे। समाचार संध्या में वीरेंद्र कौशिक के साथ मैं विमलेंदु पांडे। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए पुलिस अधिकारियों से आने वाले 25 वर्षों में देश में सुराज स्थापित करने में मुख्य भूमिका निभाने को कहा है। हैदराबाद की सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के आईपीएस प्रोबेशनर अधिकारियों से प्रधानमंत्री ने वर्चुअल संवाद में ये बात कही। आपको देश के लिए जीने का भाव लेकर आगे चलना। 25 साल बाद जब भारत आजादी के 100 वर्ष पूरे होंगे, तब हमारी पुलिस सेवा कैसी होगी, कितनी सशक्त होगी, वो आपके आज के कार्यों पर भी निर्भर करेगी। आपको वो बुनियाद बनानी है जिस पर 2047 के भव्य अनुशासित भारत की इमारत का निर्माण होगा। समय ने इस संकल्प की सिद्धि के लिए आप जैसे युवाओं को चुना है। प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों से आग्रह किया कि वे अपने हर निर्णय में राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखें और राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम का मंत्र याद रखें। आपको एक मंत्र सर्वदा याद रखना है। फील्ड में रहते हुए आप जो भी फैसले ले, उसमें देश हित होना चाहिए, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य होना चाहिए। आपको हमेशा ये याद रखना है कि आप एक भारत श्रेष्ठ भारत के भी ध्वजवाहक है। इसलिए आपके हर एक्शन, आपकी हर गतिविधि राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम, इसी भावना को रिफ्लेक्ट करने वाली होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के विकास के मार्ग में आंतरिक और बाहरी चुनौतियां बढ़ रही हैं, इसलिए तकनीक में बाधा पहुंचाने की कोशिशों से निपटने और साइबर धोखाधड़ी रोकने के लिए तैयार रहना होगा। आपकी चुनौती टेक्नोलॉजी डिसरप्शन के इस दौर में पुलिसिंग को निरंतर तैयार करने की, आपकी चुनौती क्राइम के नए तौर तरीकों को उससे भी ज्यादा इनोवेटिव तरीके से रोकने की है। विशेष रूप से साइबर सिक्योरिटी को लेकर नए प्रयोगों, नए रिसर्च और नए तौर तरीकों को आपको डेवलप भी करना होगा और उनको अप्लाई भी करना होगा। श्री मोदी ने कहा कि आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने में विकास और कल्याण कार्यों की मुख्य भूमिका होती है।
प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि पुलिस की नई और युवा पीढ़ी पुलिस की नकारात्मक छवि को बदलने में अवश्य सफल होगी। देश की सुरक्षा के लिए, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, आतंक को मिटाने के लिए हमारे पुलिस के साथी अपनी जान तक न्यौछावर कर देते हैं। लेकिन जब पुलिस की इमेज की बात आती है तो लोगों का मनोभाव बदल जाता है। पुलिस में आ रही नई पीढ़ी का ये दायित्व है कि इमेज बदले, पुलिस का ये नेगेटिव परसेप्शन खत्म हो, ये आप लोगों को ही करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने मित्र देशों मालदीव और भूटान से सहयोग और विशेषकर कोविड महामारी के दौरान आपसी सहयोग का उल्लेख किया। भूटान हो, नेपाल हो, मालदीव हो, मॉरिशस हो, हम सभी सिर्फ पड़ोसी नहीं हैं, बल्कि हमारी सोच और सामाजिक ताने बाने में भी बहुत समानता है। हम सभी सुख दुख के साथी हैं। जब भी कोई आपदा आती है, विपत्ति आती है, तो सबसे पहले हम ही एक दूसरे की मदद करते हैं। कोरोना काल में भी हमने ये अनुभव किया है। इसलिए आने वाले वर्षों में होने वाले विकास में भी हमारी साझेदारी बढ़ना तय है। श्री मोदी ने कहा कि वे पुलिस सुधारों और समूचे पुलिस बल में फिटनेस बनाए रखने पर विशेष ध्यान दें। फिटनेस और प्रोफेशनलिज्म हमारे पुलिस की एक बहुत बड़ी जरूरत है और मुझे लगता है कि उत्साही युवा इन रिफॉर्म्स को और आसानी से पुलिस सिस्टम में लागू कर सकते हैं। पुलिस अपनी फोर्स में फिटनेस को प्रमोट करेगी तो समाज में भी युवा फिट रहने के लिए प्रेरित होंगे। पुलिस सेवाओं में महिला अधिकारियों की संख्या बढ़ने का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे देश की अन्य महिलाओं को भी प्रेरणा मिल रही है। पुलिस में बेटियों की भागीदारी बढ़ रही है। बेटियों का ज्यादा से ज्यादा पुलिस फोर्स में आना देश के पुलिसिंग सिस्टम को मजबूत करेगा। पंजाब हो या बिहार, आप तो महान गुरु परंपरा के राज्यों को कनेक्ट कर रही हैं और गुरु तो कह गए हैं कि मैं काहू को देत नहीं भय मानत आन, यानी सामान्य मानवी को ना तो हमें डराना है और ना किसी से डरना है। केंद्र ने 10 राज्यों में कोविड की स्थिति की समीक्षा की, जहां कोविड के नए रोगियों की संख्या और संक्रमण की दर प्रतिदिन बढ़ रही है। राज्यों को सलाह दी गई है कि वे नियंत्रण के कड़े उपाय करें और ऐसे स्थानों पर निरंतर निगरानी रखें जहां अधिक संख्या में रोगी सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने 10 राज्यों केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, ओडिशा, असम, मिजोरम, मेघालय, आंध्र प्रदेश और मणिपुर में कोविड की स्थिति की समीक्षा की। राज्यों से कहा गया है कि वे ऐसे जिलों में भीड़ एकत्र होने पर कड़े प्रतिबंध लागू करें जहां संक्रमण की दर 10% से अधिक है। राज्यों को ये सलाह भी दी गई है कि वे प्राइवेट अस्पतालों में पीएसए ऑक्सीजन संयंत्र की व्यवस्था करें। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने किसी तरह के ढील दिए जाने के खिलाफ चेतावनी दी है और कहा है कि अब भी 46 जिलों में संक्रमण की दर 10% से अधिक है, जबकि 53 जिलों में ये 5 से 10% के बीच में है। उन्होंने राज्यों से अपील की है कि वे 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को वैक्सीन की डोज देने और जांच के काम में तेजी लाएं। केरल में कोविड मरीजों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर केंद्रीय दल जिले की स्थिति का जायजा लेने के लिए अलपुझा पहुंच गया है। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के निदेशक डॉक्टर सुजीत सिंह के नेतृत्व में 4 सदस्यीय टीम ने अलपुझा कलेक्ट्रेट का दौरा किया और जिला स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से मुलाकात की। ये दल कोल्लम जिले के भी दौरे पर है। केंद्र ने कोविड महामारी से निपटने के लिए कोविड आपात पैकेज के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक लगभग 1,828 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि ये पैकेज की कुल राशि का 15% है। उन्होंने कहा कि इस पैकेज से देश भर में स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में मदद मिलेगी। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को फिर परामर्श दिया है कि वे देशव्यापी कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के तहत बेघर और बेसहारा लोगों को प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीन लगाएं। स्वास्थ्य मंत्रालय के पत्र में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दी गई है कि वे अपने सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दें कि निराश्रित और बेघर लोगों को टीके लगाने के लिए मिलकर प्रयास किए जाएं।
राज्यों के संबंधित विभागों से स्वैच्छिक संगठनों, प्रभावशाली नागरिकों और स्वयंसेवकों की मदद लेने को भी कहा गया है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 46 करोड़ 15 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। कल 53 लाख लोगों को टीके लगाए गए। कल 37,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए हैं, जबकि 41,000 से अधिक नए मरीजों की पुष्टि हुई है। संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 97.37% है। अब तक लगभग 3 करोड़ 8 लाख से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। देश में इस समय करीब 4 करोड़ 9 हजार मरीजों का उपचार चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 48 करोड़ 78 लाख से अधिक कोविड टीके उपलब्ध कराए जा चुके हैं। 68,57,590 टीके जल्द ही उन्हें मिल जाएंगे। मंत्रालय ने कहा कि 3 करोड़ 14 लाख से अधिक टीके अब भी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और निजी अस्पतालों के पास मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश में कोविड महामारी के दौरान पत्रकारों के योगदान को सम्मानित करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महामारी के दौरान अपना जीवन गंवाने वाले पत्रकारों के परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान की। एक रिपोर्ट। राजधानी लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में पत्रकारों के परिजनों को 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी गई। परिवार के सदस्यों को सहायता का चेक सौंपते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनकी सरकार ने पत्रकारों को कोरोना से बचाव की सुरक्षा मुहैया कराने के लिए लखनऊ और नोएडा में विशेष तौर पर कोविड टीकाकरण कैंप आयोजित करवाए। अब तक इस अभियान के दौरान 25,000 से अधिक पत्रकारों को कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कोरोना काल के दौरान पत्रकारों की भूमिका की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने टीकाकरण की रणनीति को और बेहतर करने में भी सहयोग दिया। कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया कि कई और पत्रकारों के परिजनों के प्रार्थना पत्र पर विचार हो रहा है और जल्दी ही उन्हें सरकार द्वारा आर्थिक मदद मुहैया कराई जाएगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। ये समाचार हमारी वेबसाइट newzoneir.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन EIR पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी की IPS प्रोबेशनर अधिकारियों के साथ बातचीत की। श्री मोदी ने उनसे अगले 25 वर्षों में देश में सुराज साकार करने में मुख्य भूमिका निभाने को कहा। केंद्र सरकार ने कोविड मरीजों की संख्या और संक्रमण की दर में तेजी वाले 10 राज्यों की स्थिति की समीक्षा की। सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक कोविड आपात राहत पैकेज के तहत 1800 करोड़ रुपए से अधिक की राशि प्रदान की। केंद्र ने राज्यों को बेघर और बेसहारा लोगों को राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान में प्राथमिकता देने को कहा। उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने भारतीय भाषाओं को पुनर्जीवित करने के लिए नवाचार और सामूहिक प्रयास करने का आह्वान किया। झारखंड उच्च न्यायालय ने धनबाद के न्यायाधीश उत्तम आनंद की हत्या के मामले में विशेष जांच दल को मंगलवार तक रिपोर्ट सौंपने को कहा। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित इलाकों में सीमा सड़क संगठन राहत और बचाव कार्य में जुटा। टोक्यो ओलंपिक में कमलप्रीत कौर महिला डिस्कस थ्रो के फाइनल में, भारतीय महिला हॉकी टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची। बैडमिंटन में PV सिंधु सेमीफाइनल में हारी, कल कांस्य पदक के लिए खेलेंगी। उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने भारतीय भाषाओं को संरक्षित और पुनर्जीवित करने के लिए नए और सामूहिक प्रयास करने का आह्वान किया है। मातृभाषा के संरक्षण के लिए तेलुगु कूटामी सम्मेलन में उन्होंने भारतीय भाषाओं के संरक्षण और उनके प्रचलन पर बल दिया। श्री नायडू ने कहा कि ये जन आंदोलन से ही संभव है। उन्होंने उत्कृष्ट अनुवाद की आवश्यकता और भारतीय भाषाओं में वैज्ञानिक शब्दावली में सुधार पर बल दिया।
शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लोगों, विशेषकर स्कूलों तथा कॉलेजों के युवाओं, शिक्षकों और अभिभावकों से अपील की है कि वे देश की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे अमृत महोत्सव के संदर्भ में गर्व से राष्ट्रगान गाएं और इसका वीडियो राष्ट्रगान.in पर लोड करें। उन्होंने कहा कि इसमें भाग लेने की अंतिम तिथि 14 अगस्त है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि देश के सेवा निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि 20 वर्ष की अवधि में सेवा क्षेत्र के निर्यात 12 गुना बढ़े हैं। दूसरे भारत अमेरिका सेवा शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि वर्ष 2001 में सेवा क्षेत्र में कुल निर्यात 17 अरब अमेरिकी डॉलर के थे, जबकि 2020-21 में ये निर्यात बढ़कर 205 अरब अमेरिकी डॉलर के हो गए हैं। श्री गोयल ने कहा कि भारत की सेवाएं स्पर्धात्मक हैं और कुशलता, स्टार्टअप तथा सॉफ्टवेयर समाधान से युक्त हैं, जिससे रोजगार और व्यापार के अवसर बढ़ने में मदद मिलती है। संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि संस्कृति और सृजनात्मक क्षेत्र रोजगार पैदा कर असमानताएं कम कर सकते हैं। इसके अलावा सतत विकास पर जोर देकर और लोगों को विशिष्ट पहचान प्रदान कर विकास को बढ़ावा दिया जा सकता है। वे कल G20 देशों के संस्कृति मंत्रियों की बैठक को संबोधित कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि मोदी सरकार देश के लोगों के आर्थिक उत्थान और सामाजिक न्याय दिलाने के लिए लगातार काम कर रही है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्नातक और स्नातकोत्तर चिकित्सा और दंत चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए अखिल भारतीय कोटा योजना में अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण प्रदान करने का ऐतिहासिक निर्णय किया है। मेडिकल कॉलेज में भी ओबीसी समाज के 27% और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के लिए भी 10% आरक्षण की बात की गई। पिछले 5 वर्षों में देश में 179 नए मेडिकल कॉलेज खुले। अब देश में 558, जिसमें 298 सरकारी और 269 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है और यूजी और पीजी के सीटों की संख्या में भी 56% के करीब और पीजी की सीटों में तो 80% के करीब बढ़ोतरी की गई है। झारखंड उच्च न्यायालय ने धनबाद के अपर और जिला सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद की मौत की जांच कर रहे विशेष जांच दल को 3 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि इस घटना की त्वरित और पेशेवर जांच होनी चाहिए। अदालत ने झारखंड के पुलिस महानिदेशक को जनवरी 2020 के बाद राज्य में अपराध के आंकड़ों की जानकारी देने का भी आदेश दिया है। बुधवार को एक ऑटो रिक्शा से कुचले जाने से न्यायाधीश आनंद की मौत के संबंध में उच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इस मामले पर सुनवाई शुरू की है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने आज छिंदवाड़ा में सामाजिक अधिकारिता शिविर में दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण उपलब्ध कराए। एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और राज्य में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से उनके कौशल विकास के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहा कि दिव्यांगजन मानव संसाधन का अभिन्न अंग है। उन्होंने कहा कि मंत्रालय प्रधानमंत्री के सबका साथ सबका विकास के विजन पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से दिव्यांगजनों का सशक्तिकरण हुआ है। पूजा पीवर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। जम्मू कश्मीर में पुलवामा जिले के डाचीगाम जंगल में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर हो गए। मारे गए दोनों कुख्यात आतंकी 14 फरवरी 2019 को लेथपुरा आतंकी हमले में शामिल थे। जैश ए मोहम्मद के आतंकी संगठन के इस आत्मघाती हमले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 40 जवान शहीद हो गए थे। और अब प्रस्तुत है संसद में इस सप्ताह हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के अविनाश। संसद के मानसून सत्र के दूसरे सप्ताह भी विपक्षी सदस्यों का विभिन्न मुद्दों को लेकर हंगामा जारी रहा और दोनों सदनों में कार्यवाही लगातार बाधित रही। हालांकि इस दौरान दोनों सदनों में कुछ विधेयक संक्षिप्त चर्चा के बाद पारित किए गए। सप्ताह के पहले दिन सोमवार को दोनों सदनों में करगिल विजय दिवस की 22वीं वर्षगांठ पर सैनिकों के बलिदान को याद किया गया और उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने करगिल विजय दिवस पर वीर सैनिकों का स्मरण किया।
राज्यसभा में सभापति एम वेंकैया नायडू ने करगिल विजय दिवस का जिक्र करते हुए कहा कि 1999 में आज के ही दिन हमारे बहादुर जवानों ने दुश्मन की उन सेनाओं को परास्त कर करगिल की पहाड़ियों को अपने कब्जे में लिया था जिन्होंने हमारे भूभाग में अतिक्रमण किया था। दोनों सदनों ने ओलंपिक में महिलाओं की 49 किलोग्राम वर्ग भारोत्तोलन स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाली मीराबाई चानू के उनकी इस उपलब्धि पर उन्हें बधाई दी। इसके साथ ही सरकार ने दोनों सदनों में घोषणा की कि मसूर दाल पर आयात शुल्क घटाकर शून्य कर दिया है और मसूर की दाल पर कृषि बुनियादी ढांचा विकास उपकर को भी आधा कर 10% कर दिया गया है। इससे पहले लोकसभा की बैठक शुरू होने के कुछ ही देर बाद केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। बैठक पुनः शुरू होने पर कांग्रेस सहित कुछ विपक्षी दलों के सदस्य विभिन्न मुद्दों पर नारेबाजी करने लगे। शोर शराबे के बीच ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता संशोधन विधेयक 2021 पेश किया। इस दौरान हंगामा जारी रहने पर बैठक को अपराह्न 2:45 के लिए स्थगित कर दिया गया। इसके बाद बैठक शुरू होने पर भी पेगासस जासूसी मामला, 3 केंद्रीय कृषि कानूनों सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी दलों के सदस्यों का हंगामा जारी रहा और लोकसभा की कार्यवाही 3 बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। हालांकि इससे पहले सदन में शोर शराबे के बीच फैक्टर विनियमन संशोधन विधेयक 2020 और राष्ट्रीय खाद्य उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान विधेयक 2021 पारित किए गए। उधर पेगासस जासूसी विवाद और केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों सहित अलग अलग मुद्दों पर विभिन्न विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण राज्यसभा की कार्यवाही भी बार बार बाधित हुई। लिहाजा 5 बार के स्थगन के बाद अंततः सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2012 को वापस लिए जाने संबंधी पेश किए गए प्रस्ताव को सदन ने ध्वनिमत से स्वीकार कर लिया। लोकसभा में कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस समेत कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों का हंगामा मंगलवार को भी जारी रहा और कार्यवाही 9 बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के कारण प्रश्नकाल और शून्यकाल दोनों बाधित रहे। हंगामे के बीच ही नियम 377 के तहत विशेष उल्लेख के जरिए कुछ सदस्यों ने विभिन्न विषय उठाए। इससे पहले सदन की बैठक शुरू होने पर मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति अनिरुद्ध जगन्नाथ और जाम्बिया के प्रथम राष्ट्रपति केनेथ डेविड कौंडा को श्रद्धांजलि दी गई। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के हंगामे के कारण मंगलवार को भी राज्यसभा की कार्यवाही बाधित हुई और 4 बार के स्थगन के बाद बैठक दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। हालांकि हंगामे के बीच ही नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता विधेयक ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। विधेयक को पारित कराने के दौरान कुछ सदस्यों ने मत विभाजन की मांग की। इस पर आसन ने व्यवस्था दी कि जब तक हंगामा कर रहे सदस्य अपने स्थानों पर नहीं लौटेंगे, मत विभाजन कराना संभव नहीं है। सदन ने अपने पूर्व सदस्य वसीम अहमद, मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति और पूर्व प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ और जाम्बिया के प्रथम राष्ट्रपति और संस्थापक डॉ केनेथ कौंडा को श्रद्धांजलि दी। सदन में किशोर न्याय, बालकों की देखरेख और संरक्षण संशोधन विधेयक 2021 को चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया गया। हालांकि विधेयक पर चर्चा शुरू नहीं हो सकी। बुधवार को भी पेगासस जासूसी मामला और कुछ अन्य मुद्दों को लेकर कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही बाधित रही और 5 बार के स्थगन के बाद बैठक दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्षी दलों के नारेबाजी के बीच ही सदन ने दिवाला और ऋण शोधन क्षमता संहिता संशोधन विधेयक 2021 और वर्ष 2021-22 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों प्रथम बैच और संबंधित विनियोग विधेयक को मंजूरी दी। कार्यवाही फिर से आरंभ होने पर सदन में हंगामे के बीच ही दिवाला और ऋण शोधन अक्षमता संशोधन विधेयक 2021 और वर्ष 2021-22 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों प्रथम बैच एवं संबंधित विनियोग विधेयक को मंजूरी दी गई। उधर राज्यसभा में भी विभिन्न मुद्दों को लेकर विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा और 3 बार के स्थगन के बाद बैठक पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के बीच उच्च सदन ने किशोर न्याय, बच्चों की देखभाल और संरक्षण संशोधन विधेयक 2021 को बिना चर्चा के ध्वनिमत से मंजूरी दे दी। ये विधेयक लोकसभा में पहले ही पारित हो चुका है। अभी आप संसद में हुई इस सप्ताह की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। दुनिया रंग बिरंगी, खट्टे मीठे रसीले समाचारों का सतरंगी खजाना आकाशवाणी पर। खबरें होंगी हटकर, जानेंगे कुछ अलग, हंसेंगे खुलकर, करेंगे सजग। सुनना न भूलें सोमवार और मंगलवार 8 सवेरे तथा शनिवार और रविवार कार्यक्रम परिक्रमा में। ये आकाशवाणी है और अब टोक्यो ओलंपिक की खबरों के साथ हैं आनंद श्रीवास्तव। टोक्यो ओलंपिक में आज कुछ स्पर्धाओं में भारत ने कीर्तिमान बनाया, वहीं कुछ प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों को मायूसी हाथ लगी। कमलप्रीत कौर ने डिस्कस थ्रो के फाइनल में जगह बनाकर इतिहास रच दिया। अपने पहले ओलंपिक्स में हिस्सा ले रही कमलप्रीत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 64 मीटर चक्का फेंककर फाइनल में जगह बनाई। कमलप्रीत अगर पदक जीतने में सफल रहीं तो वो ओलंपिक में एथलेटिक्स में पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन जाएंगी। इसी स्पर्धा में सीमा पुनिया ने 60.57 मीटर चक्का फेंका और वो 6ठे स्थान पर रहीं। लंबे कूद में श्रीशंकर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने में नाकाम रहे और ओवरऑल 25वें स्थान पर रहते हुए फाइनल की दौड़ से बाहर हो गए। हॉकी में भी टीम इंडिया के लिए आज का दिन ऐतिहासिक रहा। महिला टीम ने पूल ए के अपने अंतिम मैच में दक्षिण अफ्रीका को 4-3 से हराया। भारत की ओर से वंदना कटारिया ने हैट्रिक लगाते हुए 3 गोल किए। ये ओलंपिक में किसी भी भारतीय महिला खिलाड़ी की पहली हैट्रिक है। ग्रेट ब्रिटेन की आयरलैंड पर जीत के साथ भारत ने क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली है, जहां उसका सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। बैडमिंटन में महिला सिंगल सेमीफाइनल में पीवी सिंधु चीनी ताइपे की ताई जू इंग से हार गयीं। ताई जू ने सिंधु को 21-18, 21-12 से मात दी। कांस्य पदक के मैच में सिंधु का सामना कल चीन की ही बिंगजियाओ से होगा। महिला मुक्केबाजी में पूजा रानी प्रतियोगिता से बाहर हो गई हैं। क्वार्टर फाइनल में चीन की ली छियान ने पूजा को 5-0 से मात दी। पुरुष वर्ग में अमित पंघाल कोलंबिया के युबेर्टसन रिवास से 1-4 से हारकर पदक की दौड़ से बाहर हो गए। तीरंदाजी में अतानु दास को जापान के ताकाहारू फुरुकावा से प्री क्वार्टर फाइनल में 4-6 से हार का सामना करना पड़ा। महिलाओं की 100 मीटर फर्राटा रेस का खिताब जमैका की एलेन थॉम्सन के नाम रहा। उन्होंने रेस 10.61 सेकेंड में पूरी की, जो नया ओलंपिक कीर्तिमान भी बन गया। इस इवेंट के तीनों मेडल जमैकन एथलीट के नाम रहे। लक्ष्य तेरे सामने है, जीत के है आना। आकाशवाणी समाचार के ओलंपिक क्विज में देश के कोने कोने से श्रोता हिस्सा ले रहे हैं। कल के सवाल के विजेता है शिलंग मेघालय के सोनू प्रियदर्शी। सोनू ने ओलंपिक क्विज के विजेता बनने पर आकाशवाणी का आभार व्यक्त किया और खिलाड़ियों को टोक्यो ओलंपिक में बेहतर प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दी। मैं ऑल इंडिया रेडियो बहुत सालों से सुन रहा हूँ। ऑल इंडिया रेडियो के सारे कार्यक्रम शामिल हैं हमारे नियमित के कार्यक्रम के रूप में। उसमें से एक स्पोर्ट्स कैन भी है और मैं अपने तरफ से भारतीय ओलंपिक टीम को बहुत बहुत बधाई भी देना चाहता हूँ और कामना भी करता हूँ कि वो अधिक से अधिक पदक जीत सके। चीयर फॉर इंडिया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने सुप्रसिद्ध धावक और खिलाड़ी मनकौर के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। श्री नायडू ने कहा कि खेलों में मनकौर का योगदान सराहनीय रहा है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि उनकी वृद्धावस्था के दौरान फिटनेस और उपलब्धियां युवा खिलाड़ियों को प्रेरित करेंगी। सीमा सड़क संगठन BRO मूसलाधार वर्षा, बाढ़ और भूस्खलन से जूझ रहे हिमाचल प्रदेश में राहत और बचाव अभियान में लगा है। लाहौल और स्पीति घाटी में सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मनाजी सरचू रोड को भूस्खलन के कारण कई स्थानों पर यातायात के लिए बंद कर दिया गया था। BRO के दल ने चट्टाने खिसकने से सड़क पर आए मलबे को साफ कर लोगों को बचाया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के IPS प्रोबेशनर अधिकारियों के साथ बातचीत की। श्री मोदी ने उनसे अगले 25 वर्षों में देश में सुराज को साकार करने में मुख्य भूमिका निभाने को कहा। केंद्र सरकार ने कोविड मरीजों की संख्या और संक्रमण की दर में तेजी वाले 10 राज्यों से स्थिति की समीक्षा की। सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक कोविड आपात राहत पैकेज के तहत 1800 करोड़ रुपए से अधिक की राशि प्रदान की। केंद्र ने राज्यों को बेघर और बेसहारा लोगों को राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान में प्राथमिकता देने को कहा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भारतीय भाषाओं को पुनर्जीवित करने के लिए नवाचार और सामूहिक प्रयास करने का आह्वान किया।
और झारखंड उच्च न्यायालय ने धनबाद के न्यायाधीश उत्तम आनंद की हत्या के मामले में विशेष जांच दल को मंगलवार तक रिपोर्ट सौंपने को कहा और टोक्यो ओलंपिक में कमलप्रीत कौर महिला डिस्कस थ्रो के फाइनल में भारतीय महिला हॉकी टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।